दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। हरियाणा चुनाव खत्म हो चुका है और अब से कुछ घंटों के बाद यानी कल 8 अक्टूबर को, कुछ घंटे इसलिए क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 8-9 बजे पहले नतीजे या रुझान आने लगेंगे और इस वक्त तक ठीक 24 घंटे बाद जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक उत्सुकता है, वो उत्सुकता दब चुकी होगी। ज़्यादा चांस यही है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। हालाँकि चुनाव है, कब क्या उलट-फेर हो जाए और कब किसकी सरकार बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो वहाँ सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में था और कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा सीटें लेकर वहाँ सरकार बना रही है। लेकिन क्या-क्या मुद्दे रहे, ये मुद्दे क्यों रहे और कांग्रेस की सरकार 10 साल बाद वहां बनेगी तो क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ बदल जाएगा? इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं विशाल दहिया। बहुत-बहुत स्वागत विशाल आपका। नमस्कार हर्ष जी, धन्यवाद। विशाल दहिया एक जाने-माने चेहरे हैं, पहचाने चेहरे हैं, कई टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों पर, कई यूट्यूब के बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपने इन्हें देखा होगा। हरियाणा की राजनीति में ख़ास निगाह रखते हैं, ख़ास समझ और परख रखते हैं, स्वयं भी हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो सबसे पहला कि अब इसमें 2 मत नहीं है, हालाँकि कब क्या बदल जाए, लेकिन अब तक 2 मत नहीं है कि कांग्रेस बहुत ही आसानी से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। 90 सीटों में से आकलन के हिसाब से, एग्जिट पोल्स के हिसाब से 55 से 60 सीटें उसे आती दिख रही हैं और एनीवे 45 से कुछ भी ज़्यादा हो तो सरकार तो वो पार्टी बना ही लेगी। तो विशाल, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 10 साल, इसके पहले के 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। 2005 से 2014 तक हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उसके बाद साढ़े 9 साल मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बड़े ही नाकामयाब साबित हुए। नाकामयाब इसलिए मैं जजमेंटल हो रहा हूँ क्योंकि पार्टी ने स्वयं उन्हें 3 महीने पहले चुनाव के हटाया। मुख्यमंत्री ले आई पार्टी और एक एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर का सामना की, ये सब स्वीकार करते हैं। अब अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, जो कि दिख रही है, क्या कुछ बदलाव हरियाणा में आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो सत्ता परिवर्तन ही होता है चुनाव के बाद। और अगर ये सत्ता परिवर्तन होता है जैसा कि सब इंडिकेशंस से दिखाई दे रहा है, कयास भी लगाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल्स की भी बात हो रही है, हालांकि ये सब शांत हो जाएगा जैसा आपने कहा। मंगलवार को दोपहर के लगभग 2 बजे तक, 1 बजे तक ही शायद ये तस्वीर 1 डेढ़ बजे तक साफ हो जाए, क्योंकि हरियाणा कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है। 90 विधानसभा सीटें हैं और जो एरिया भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हर विधानसभा में जितनी वोटों की गिनती होनी है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कुछ विधानसभाएं हो सकती हैं जहाँ पे थोड़ा सा नतीजा आने में 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा ज़्यादा समय लगे, लेकिन ज़्यादातर मोटे तौर पर जो तस्वीर है वो उभर कर 1 डेढ़ बजे तक सामने आ जाएगी। तो पहला जी। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो, और अगर नहीं होता है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक हरियाणा में कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं हुई है। 10 साल तक लगातार राज कांग्रेस पार्टी ने भी किया भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। इससे पहले भी ऐसे वाकये हुए, हालांकि मुख्यमंत्री बदलते रहे, छोटे दल आए बीच में और उन्होंने गठबंधन की सरकारें भी चलाई और पार्टियां भी बदली, लेकिन लगातार तीसरी बार किसी को भी हरियाणा की जनता ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं दिया है। तो सबसे पहला बदलाव तो यही होगा कि, और वो चाहे किसी भी तरफ हो, चाहे कांग्रेस जीते चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते, ये बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में माना जा सकता है। दूसरा बदलाव ये देखा जा सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, जिसके कि अनुमान लगाए जा रहे हैं और जो कि काफी आगे भी चलती दिख रही थी पूरे प्रचार के दौरान भी, और जो मुद्दे थे उनके हिसाब से भी और एग्जिट पोल्स में भी, तो 2-3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो राजनीति है प्रदेश की उसके लिहाज से, और जो राष्ट्रीय राजनीति भी जो है उसके लिहाज से भी। शायद आप वहीं इशारा कर जी। जानना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से क्या बदल सकता है।
तो एक जो बड़ा बदलाव आएगा प्रदेश की राजनीति में वो ये आएगा कि ये भी देखना जरूरी होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनता है, कितनी कंफर्टेबली जीतती है और मुख्यमंत्री कौन बनता है। सबसे आगे इस रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि राजनीति में उलटफेर कभी भी हो सकता है, और इस उलटफेर का एक ताजा एग्जाम्पल जो है लगभग 20 बरस पहले का ही है हरियाणा प्रदेश में, जब 2005 में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। 67 सीटें उन्होंने जीती थी और वो चुनाव लड़ा गया था भजन लाल के नेतृत्व में। भजन लाल भूतपूर्व उसी में मुझे ध्यान है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि भजन लाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी तोड़ी भी थी उन्होंने। देखिए नहीं, पार्टी जो तोड़ी थी वो उससे और लगभग 20 साल पहले का किस्सा है। वो भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है, क्योंकि वो तो ऐसा किस्सा है जिसमें देवीलाल जी को, चौधरी देवीलाल जो थे उनको काफी झटका लगा था, और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे सभी विधायकों के साथ, और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। और उसके बाद कांग्रेस आला कमान को, ये समय है, ये बात है जब इंदिरा गांधी का समय था, और फिर राजीव गांधी का जब समय था, तो उन्होंने कांग्रेस आला कमान को ठेंगा दिखाते हुए पूरी जो विधायक दल है उसको अपनी तरफ कर लिया था और मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी ले ली थी। मतलब 2005 में भी दौड़ में वो आगे दिख रहे थे। 2005 में उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 67 सीटें भजन लाल के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के चुनाव में 2005 में मिली थी, लेकिन नतीजे आने के बाद दिल्ली दरबार में ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आया। अहमद पटेल, जिन्हें कि कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था उस समय, वो इन सब चीजों के द्योतक थे, और भूपेंद्र हुड्डा अचानक से सुर्खियों में आए, लाइमलाइट में आए, लीडरशिप में आए। हालांकि इससे पहले वो विधायक भी रह चुके थे, सांसद भी रह चुके थे, ऐसी बात नहीं है। उनका राजनीतिक करियर था और ठीक ठाक राजनीतिक करियर था। देवीलाल जैसे सरीखे जो बड़े नेता हैं उनको उन्होंने रोहतक में हराया था, और एक बार नहीं 2 बार हराया था, तो उनका एक राजनीतिक रसूख था हरियाणा में। लेकिन उनके नेतृत्व में वो चुनाव नहीं लड़ा गया था। यानी कि मेरे कहने का यहाँ मतलब, तात्पर्य ये है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ही होंगे? ये भी उतना ही बड़ा सवाल है जितना बड़ा सवाल ये माना जा सकता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कई सारे लोग कहेंगे कि दोनों उतने बड़े सवाल नहीं है, दोनों का जवाब साफ है, लेकिन नतीजे जब सामने आएंगे और उसके बाद क्या होता है वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व के लिए इस वक्त हर नेता को साथ लेकर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल, 1 मिनट रोकूंगा आपको। आपकी बात से लगातार ये लग रहा है चुनाव नतीजे में कुछ हेर फेर हो सकता है, कुछ बदला हुआ आ सकता है। जो एग्जिट पोल में दिखा उससे इतर हो सकता है, जो आपने स्वयं हरियाणा में जाकर देखा उससे इतर हो सकता है। क्या कुछ ऐसी संभावना या कहें आशंका आपको लग रही है? क्योंकि बहुत बड़ा फासला है, 55-60 सीटें कांग्रेस। इस तरह की आशंकाएं बहुत कम मानी जा सकती हैं हर्ष जी, क्योंकि अब इस दौड़ में वो फासला इतना बड़ा हो गया है कि उसको पाटना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार की तरह पिछले चुनाव में भी 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, उन्हें केवल 40 सीटें मिली थी। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए आपके पास 46 सीटें विधानसभा में होनी चाहिए, लेकिन पिछली बार कुछ छोटे दल जैसे कि जननायक जनता पार्टी जेजेपी, जिनके 10 विधायक थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, और जब 10 विधायक जेजेपी के आ गए तो कुछ जो निर्दलीय विधायक थे वो भी फिर अपने आप साथ चले गए। लेकिन इस बार वो गुंजाइश बनती हुई इसलिए नहीं दिख रही है कि जेजेपी को बीजेपी का साथ देने का नुकसान भुगतना पड़ रहा है, और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जेजेपी को शायद एक भी सीट न मिले, हो सकता है तो एक मिले ज्यादा से ज्यादा जी। जो आईएनएलडी है, जो दूसरी पार्टी है, विपक्षी दल है, उसकी भी कोई बहुत बेहतरीन स्थिति नहीं है। उसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 से 4 सीटों के लगभग आसपास वो सिमट सकती है। और भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी, जो कि आईएनएलडी के साथ गठबंधन में है, वो वोट जरूर लेती है, लेकिन उसके पास सीटें कभी कभार ही आती हैं। एक बार पिछले 15 साल में, 20 साल में ऐसा हुआ है जब उनके पास एक सीट थी। अदरवाइज उनके पास केवल 1 या 2% जो वोट शेयर है वही वो उसको इकट्ठा कर पाती है। तो इस सब के चलते भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के दौरान भी ये साफ नजर आ रहा था कि वो जो फासला है उनके और कांग्रेस पार्टी के बीच में,
जो बढ़त कांग्रेस पार्टी बनाती हुई दिख रही थी चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद से, उसको वो पाट नहीं पाए, और उसको पाटना अब नतीजों के बाद भी और नतीजे आते हुए भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई पाट पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर जो एग्जिट पोल्स में अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 55 से 58 के बीच या 60 के आसपास जो है मतलब सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं, तो बहुत अगर झटका कांग्रेस को लगा तो शायद 50 तक वो सिमट कर रह जाए, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए तो 46 विधायक चाहिए, और अगर आपके पास 50 है तो आप आसानी से सरकार बना सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शायद बेहतरीन स्थिति ये हो सकती है कि वो 22-23 की बजाय थोड़ा सा खिसक के 28-30 के आसपास पहुंच जाए, लेकिन उससे ज्यादा आंकड़े उनकी झोली में जाते इस वक्त तो नहीं लग बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब स्पष्ट है विशाल आपकी बात से भी कि सरकार तो इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है वहां पर। अब जो 2-3 आंकड़े आप ही की बातों से निकल कर आए कि 45, 46, 50 तक सीटें आती हैं तो ठीक है, सरकार तब भी बनाएगी। 60-70 सीटें हैं तब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये आंकड़ों का खेल अगर 45-50 से बढ़कर 55 रहा, 55 से बढ़कर 60 रहा, 60 से बढ़कर कहीं 65-70 रहा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा हरियाणा का अगला? क्या कुछ खेल बदलेगा या फिर नाम वही होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आगे हैं, या दलित चेहरा जो आपके राज्य से हैं कुमारी सैलजा वो होंगी, या कोई तीसरा ही हो सकता है? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री पद की रेस में, दावेदारी में सबसे सबसे आगे चल रहे हैं। चाहे वो आप जनता की आवाज की बात करें, जो जनता का पोल है, कई सारे अलग-अलग पोलस्टर्स ने इस बात को लेके भी पोल किया है कि मुख्यमंत्री का कौन चेहरा सबसे ज्यादा पसंद है लोगों को, तो उसमें भूपेंद्र हुड्डा बाकी सब लोगों से आगे हैं। बल्कि अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो वो शायद तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जो है मतलब इस रेस में। और जहां तक नेतृत्व की बात की जाए तो टिकट बंटवारे से इसकी शुरुआत करिए जो है। 90 टिकटें कांग्रेस पार्टी ने 90 सीटों के लिए जो टिकटें बांटी, उसमें से एक सीट उन्होंने छोड़ी सीपीआईएम के लिए, और 89 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए। अब उन 89 सीटों में से कुमारी शैलजा के हिस्से में केवल 9 सीटें गई। भूपेंद्र हुड्डा का जो कैंप है वो, और उनके सुपुत्र हैं दीपेंद्र हुड्डा जो कि सांसद भी हैं रोहतक से, उनके खाते में 72 सीटें गई। खाते में मतलब उनकी रिकमेंडेशंस पे उनकी 72 रिकमेंडेशन लोगों से। को जी। टिकटें दी गई जो है। तो अगर उन 72 लोगों को टिकटें दी गई और उन 72 में से अगर आधे भी जीत कर आते हैं, अगर उन 72 में से आधे भी जीत कर आते हैं, जो कि उससे ज्यादा ही जीत के आने की उम्मीद कांग्रेस पार्टी लगा रही है, तो दावा मजबूत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहेगा। लेकिन एक और चीज है, आपने गठबंधन की राजनीति में देखा होगा और खासतौर पे ऐसी क्लोज फाइट्स में देखा होगा, अगर ये क्लोज फाइट होती है तो अगर ये 50 से के आसपास अगर ये नंबर घूम रहा होता है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो शायद कांग्रेस के आला कमान के पास भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश की कमान सौंपने के अलावा और कोई चारा ना रहे, क्योंकि उनको वो जोड़ तोड़ की राजनीति आती है। नंबर एक, नंबर दो, वो 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बाकी जो निर्दलीय विधायक हैं या जो छोटे दलों के नेता हैं, उनके साथ उनके संबंध रहे होंगे। 10 साल तक जरूर एक दूसरे की मदद उन्होंने की होगी, और उन 10 साल के दौरान भी जो दूसरे 5 साल चलाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सरकार जो चलाई थी वो गठबंधन की ही सरकार थी, उसमें कांग्रेस पार्टी को साफ बहुमत नहीं था। जी। 67 से खिसक कर पार्टी 40 के आंकड़े पर आ गई थी वहां पर अपनी दूसरी टर्म में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दूसरी टर्म में 40 के आंकड़े पर थी, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी भी दूसरी टर्म में 40 के आंकड़े पर थी। तो यानी कि आपने इंडिपेंडेंट्स के सारे सरकार चलाई थी, तो वो सरकार चलाना जानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर आंकड़ा बहुत ज्यादा ऊपर जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए, 65-70 तक भी अगर आंकड़ा जाता है, तो शायद हो सकता है कि आला कमान के पास ये गुंजाइश रहे कि भाई हम किसी दूसरे चेहरे को भी सामने लाना चाहते हैं, लेकिन वो कितना संभव होगा और कितने समर्थक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस 70 में से जीत कर आएंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो बहुत सारे लोग चूक कर जाते हैं समझने से पहले, वो ये कि कुछ सालों पहले कांग्रेस में एक G23 की बात हुई थी, यानी कि 23 ऐसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने पार्टी आला कमान को, यानी कि सोनिया गांधी तब अध्यक्ष थी पार्टी की, और उनको पत्र लिख के ये कहा था कि आप बाकी जो नेता हैं, बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने आप को अपनी उपेक्षा महसूस कर रहे हैं पार्टी में,
उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा, बोलने का मौका, बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो वो जो 23 नेता थे, उनमें से एक नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। तो क्या अब जो परिवार है, राहुल गांधी कमान में है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, हालांकि पार्टी अध्यक्ष खड़गे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि राहुल गांधी जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी में वो माना जाता है। तो क्या वो बातें भुला दी गई होंगी? और अगर वो बातें भुला दी गई होंगी तो क्या वो जो दूरियां बनी थी, वो दूरियां क्या खत्म हो गई हैं? और अगर खत्म हो गई हैं तो किस हद तक खत्म हुई हैं? क्या उतना विश्वास बन पाया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। हालांकि इन सब बातों पर चर्चा जो है कल दोपहर यानी कि जी। गिनती वाले दिन, मंगलवार के दिन दोपहर को 2-3 बजे के बाद ही शुरू होगी। और लगता है कि ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बने भी ना। हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान ने तय कर रखा हो कि भाई इस वक्त हमें सरकारें, मजबूत सरकारें राज्यों में चलाने की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। तो कोई छेड़खानी किए बगैर जो बड़े नाम हैं, जो बड़े नेता आगे हैं, जो बड़े चेहरे आगे हैं, उनको साथ लेकर चला जाए। एक गलती शायद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर जो की कांग्रेस पार्टी ने, जी। शायद वो उससे सीख ले चुके होंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि देखिए क्या है कि G23 जिसकी बात कर रहे हैं उन पूरे 23 नेताओं को ऐसा माना जाता था कि थोड़ी-सी उनकी लॉयल्टी जो है वो उतनी सुदृढ़ रही नहीं कांग्रेस जो हाई कमान है, 10 जनपद जो है उसके प्रति। ये कहीं न कहीं मन में दबी बात होगी। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में बीजेपी की सरकार के दौरान जो जाट समुदाय है उसको ठीक तरीके से तवज्जो नहीं मिली है। चूँकि मुख्यमंत्री भी नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, दूसरे मुख्यमंत्री जो बदले गए वो भी जाट समुदाय से नहीं है और हम जानते हैं कि हरियाणा में जाटों का एक वर्चस्व है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको भी इनकैश करना चाहेगी और जाटों का अच्छा खासा वोट जाता है, पूरा वोट जाता है, तो जाट समुदाय से ही किसी न किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो फिर चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हो सकते हैं। जी, मेरा एक सवाल इस इससे आप सहमत हैं इस कथन से विशाल? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल चलते-चलते आपसे और भी है, वो ये है कि अगर हरियाणा में सरकार बन जाती है कांग्रेस की, जिसकी उम्मीद हम लोग ज़ाहिर कर रहे हैं आज 1 दिन पहले, तो राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य और जहां डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उससे निकल जाएगा, एक राज्य और कम हो जाएगा। इसके पहले हमने देखा हिमाचल कम हो गया है। इसके पहले हमने देखा कर्नाटक कम हो गया है। और साथ में अगर जम्मू कश्मीर में भी एनसी और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो 370 हटने के बाद हुए पहले चुनाव में वो भी राज्य वहाँ नहीं रहेगा। पंजाब में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में स्थिति लोकसभा के हिसाब से देखें तो पहले इतनी अच्छी नहीं रही। तो क्या लगता है हरियाणा की आप जीडीपी की भी बात कर रहे थे। क्या फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी को? देखिए, कई मायने हैं इसके। सबसे पहला फ़र्क जो पड़ेगा, अगर राष्ट्रव्यापी राजनीति की बात करें, तो सबसे पहला फ़र्क तो ये पड़ेगा कि हरियाणा चुनाव के तुरंत बाद जो है, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद। महाराष्ट्र में भी जो 2 गठबंधन हैं, उनमें जो मुख्य पार्टी है, कांग्रेस इधर है और उधर बीजेपी है। तो महाराष्ट्र के चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस जिसे कहा जाए, उनको अपनी सरकार बचानी है और महाराष्ट्र में उस अलायंस को सरकार में वापस आना है, जिसको एमवीए कहा जाता है, महाविकास अघाड़ी। जी। तो पहला तो असर ये है कि उन चुनावों की जो राजनीति होगी, वहां जो रणनीति होगी, उसमें असर दोनों पार्टियों को जरूर देखने को मिलेगा। अपनी अपनी रणनीति में वो बदलाव करते दिख सकते हैं। जनता के जो मानस पटल है, उस पर भी असर पड़ता है कि पहले चुनाव में कहाँ कौन हारा, कौन जीता, क्या फैक्टर्स रहे। उसके अलावा जो राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें 2-3 चीजें और हो सकती हैं। सबसे पहला तो ये होगा, और भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही लोकतंत्र की जय जयकार करते हुए जनता में जी। दिखाई देंगे। भाई, कांग्रेस पार्टी इसलिए जय जय जयकार करेगी कि वो चुनाव जीत गई है, और जी, भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के पास ये अच्छा मौका होगा कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को और उसके सहयोगियों को और उसके समर्थकों को ये याद दिलाने का कि देखिए, लोकतंत्र में सब ठीक है, आप भी चुनाव जीत सकते हैं। जो चुनावी मशीनरी है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है।
जो सवाल बीच बीच में कभी कभी उठाए जाते हैं, तो उनका एक माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है। इसके अलावा और क्या बदलाव हो सकता है? इसके अलावा एक बदलाव जो उत्तर भारत में जो देखने को मिल सकता है वो ये मिल सकता है कि अ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो किसान आंदोलन जो कि सुस्त पड़ा है पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से, उसमें एक बार फिर से नई जान आ सकती है। क्योंकि वो किसान जो कि अब शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, जिनको हरियाणा की सरकार जो है हरियाणा पार करके और दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रही है, उनको कांग्रेस की सरकार अनुमति देगी, क्योंकि ये और ये उनके शंभू राजनीतिक बॉर्डर पंजाब पंजाब और हरियाणा का पंजाब बॉर्डर और शंभू हरियाणा के बॉर्डर। बीच का जो बॉर्डर है, अभी वहां बैठे हैं। तो जी। दोबारा से किसान आंदोलन जो है दिल्ली के दरवाजे पर आ सकता है। दोबारा से कुंडली बॉर्डर पर या टीकरी बॉर्डर पर या फिर इधर उत्तर प्रदेश की तरफ जो है, जो गाजियाबाद बॉर्डर है उधर, वहां सब किसानों का जमावड़ा, अगर उनका आंदोलन जारी रहता है तो वो वहां लगने की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बड़ी बात कि दिल्ली में भी चुनाव होने हैं 2-3 महीने बाद। तो आम आदमी पार्टी बेशक से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से अलग लड़ी हो, लेकिन है तो इंडिया अलायंस का ही हिस्सा, और उसे दिल्ली में चाहे वो कांग्रेस पार्टी के आमने सामने खड़ी हो, लेकिन वो मौके का फायदा उठाते हुए आग में घी डालने का काम जरूर करेगी। तो बॉर्डर के उस तरफ जो है किसान आंदोलन कर रहे होंगे, और बॉर्डर के इस तरफ आपको आम आदमी पार्टी से जूझना पड़ेगा। वो अलग अलग मुद्दों को लेके वो हर रोज सड़क पर उतरे रहते हैं। जी। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में वो जो जिसे कहा जाए कि जो चुनावी लड़ाई बैलेट बॉक्सेस में होती है, वो सब जगह राजनीति की लड़ाई बयानबाजी में होती है, वो सब शायद दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली की सड़कों पर वो चुनावी लड़ाई हम लोगों को और ज्यादा देखने को मिले। प्रदर्शन के तौर पर, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर कोई और मुद्दा, सिविल राइट एक्टिविस्ट कोई और उठाएं, तो उस सबको जो है भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को एक सोची समझी रणनीति के तहत उसको जो है हैंडल करना पड़ेगा, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। और इस तरह का वाकया इससे पहले जो सरकार थी केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली, वो भी झेल चुके हैं, और हम सब लोगों ने देखा कि वो अगर ठीक से उसे हैंडल ना किया जाए तो उसके राजनीतिक और चुनावी नुकसान क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक राज्य मिलने से, एक पूर्ण राज्य मिलने से, खास करके एक ऐसा राज्य जिसकी जीडीपी जो है ठीक ठाक है, जी बिल्कुल। हाँ, मैं कम से कम ये बात पंजाब से आपने, अच्छी है। जी, आपने ये बात की, बिल्कुल मैं भूल गया था उसका ज़िक्र करना। ये और एक महत्वपूर्ण है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर वो हरियाणा में जीत जाते हैं, तो जैसा कि आपने ज़िक्र किया, पंजाब से ज़्यादा जीडीपी है हरियाणा की। अब कांग्रेस पार्टी अब गिने-चुने राज्यों में ही सत्ता में है, और आपको चुनावी मशीनरी अपनी जो है चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, चंदे की ज़रूरत होती है। तो चंदा आपको तभी मिलता है जब आप कहीं सत्ता में बैठे होंगे, या आपकी कहीं और सत्ता में आने की गुंजाइश होगी। आप धीरे धीरे सत्ता से बाहर होते जाएंगे तो आपको चंदा मिलना भी कम होता जाएगा। तो वो जो फंड का जो है, जिसे कहा जाए मॉनेटरी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो उसमें शायद कांग्रेस को थोड़ा सा सहूलियत मिले, थोड़ा सा इजाफा मिले, और थोड़ी सी और एग्रेसिव पॉलिटिक्स जिसे कहा जा सकता है, वो शायद विपक्षी दल की तरफ से देखने को मिल सकती है। किसी भी एक राज्य में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है किसी भी पार्टी की, तो उसके कई पैमाने होते हैं फायदे के। सबसे पहला तो राज्यसभा में सीटें बढ़ जाती हैं, फिर पार्टी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है क्योंकि उस स्टेट से कुछ पैसे पार्टी फंड में भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात विशाल, इससे आप भी सहमत होंगे कि जो देश के बड़े दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें अक्सर हम अडानी और अंबानी के नाम से जानते हैं, शायद ही देश का कोई राज्य ऐसा हो जहां इनका व्यापार, इनके कनेक्शंस, इनकी सब्सिडियरी नहीं काम करती हों और जहां से इनके संपर्क न हो व्यापार के सिलसिले में। ऐसे में हमने देखा है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे राज्य कोई भी हो, केरल से लेके मणिपुर और बंगाल तक, इनका व्यापार तो चलता ही रहता है। और ऐसे में कांग्रेस की सरकार आती है तो मुझे लगता है कि इनका रुख भी कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा और नरम होगा। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट का रुख नरम होता है तो वहां से भी जाहिर सी बात है पार्टी फंड में पैसे जाते हैं, अगर बिना हम कोई लाग लपेट के कहें तो। और इस तरीके से हम देखेंगे कि कांग्रेस की जो का जो वर्चस्व है आम जनमानस पर, उनके भाषणों में, खास करके राहुल गांधी का जिस तरीके से वो अटैकिंग मोड में रहते हैं, वो और बढ़ सकता है। जी सहमत हैं आप? बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि एक एग्रेसिव तरह की राजनीति विपक्ष की तरफ से देखने को और मिलेगी आने वाले दिनों में, जिस तरह के नतीजों के कयास लगाए जा रहे हों। और अगर हरियाणा
कांग्रेस की झोली में जाता है और जम्मू कश्मीर भी एनसी कांग्रेस के अलायंस की झोली में जाता है, तो जी, एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगी और वो एग्रेसिवनेस सबसे पहले हमको आगामी जो चुनाव है विधानसभा उनमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो इंतज़ार करते हैं, 15 घंटे और इंतज़ार कर लें, सीधा जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और ख़ास तौर पर हरियाणा में क्या हो रहा है। बहुत वक़्त नहीं बचा है, 15 से 20 घंटे में अब हम लोगों को पता चल जाएगा। विशाल, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब कल चुनाव नतीजे आने के बाद एक बार फिर आपके साथ हम लोग जुड़ेंगे इस मंच पर। जी, धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार।